Okay, good afternoon to all of you and welcome back in thermodynamics class. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे 2B चैप्टर के, एंड उसके बाद हमने चैप्टर 3 पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज क्या होते हैं, आइडियल गैस क्या होती है, वेपर क्या होती है, कब वेपर यानी आइडियल गैस कब उसको बोलेंगे, कब वेपर बोलेंगे, कब आइडियल गैस बोलेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया था। आपने थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। अगर थ्योरी रिवाइज कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो अब आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स यानी जो चैप्टर 3A के क्वेश्चन है उनको लगाइएगा और लगा के देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, प्रॉब्लम हो रही होगी, तो फिर इस वीडियो को देखिएगा, है ना। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस उसके सॉल्व हो जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन एक रिलेटेड चैप्टर है, ऐसा नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं है, बट इसके इक्वेशंस यूज होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था। जो आपके लिए बहुत यानी जो मेन थर्मोडायनेमिक्स है उसकी जो शुरुआत करनी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी आज के 2 लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा उसमें हम लोग वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर की बात करेंगे कि इट इज ए वर्क ट्रांसफर एंड इट इज ए हीट ट्रांसफर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर, इस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वहीं से असली थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगी। अभी तो हमने पूरी भूमिका बनाई है थर्मोडायनेमिक्स की, बेसिक चीजें जिसके बिना थर्मोडायनेमिक्स चल नहीं सकती थी, वो बेसिक चीजें हमने पढ़ा है। अब आगे की चीजें हम इन 2 लेक्चर्स के बाद देखेंगे कि क्या होता है वर्क ट्रांसफर, क्या होता है हीट ट्रांसफर, क्या प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस में कैसे चलता है, किस तरीके से वर्क ट्रांसफर निकलता है, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जब वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। उससे पहले चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, है ना, देख लेते हैं जरा। तो चैप्टर नंबर 3A आइडियल गैस, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था थ्योरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। भाई वो गैस, अगर वो गैस की बात कर रहा है तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि अगर वो गैस की बात कर रहा है तो वो गैस तभी होगा जब परफेक्टली इलास्टिक होंगे उसके मॉलिक्यूल्स, परफेक्टली इलास्टिक होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। अदरवाइज हम लोग उसको गैस बोल ही नहीं रहे थे। गैस होने का मतलब हुआ कि दे आर है परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड मैंने आपको बताया था। यानी इलास्टिक का मतलब देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन, रिजिड का मतलब देयर इज नो चेंज इन शेप एंड साइज ड्यूरिंग द कोलिजन, तो वो इलास्टिक और रिजिड होंगे। हम लोगों ने यही बात किया था। इसका मतलब हुआ कि अगर वो गैस है तो उसके पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होने चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होने चाहिए, ठीक है, रिजिड होने चाहिए। ये सब बातें हमने किया था। जरा इसके ऑप्शंस देखिए। इनइलास्टिक तो बात करेगा ही नहीं, परफेक्ट पार्शियली की बात नहीं होती है, कुछ भी पार्शियली की बात नहीं होती है, यानी परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको सीधे मैंने नोट्स में बताया था, नोट्स में दिखाया था, तभी वो गैस कहलाएगा, अदरवाइज फिर वो गैस नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 सीधे नोट्स में है, थ्योरी में आपके दिया गया, थ्योरी में आपके दिया गया, इसलिए मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 पॉइंट्स लिखाए गए थे, उनमें से ही एक पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सुपर हीटेड
वेपर बिहेव्स, जो सुपर हीटेड वेपर है वो किस तरीके बिहेव करती है। सुपर हीटेड का मतलब समझते हैं। सुपर हीटेड का मतलब अगर आप ये देखते हैं वेपर डोम, अगर आप ये वेपर डोम देखते हैं, टीएस डायग्राम वगैरह जो भी बनाते हैं आगे देखेंगे, तो आप कहते हैं कि यहां से यहां तक इसको हमने लिक्विड को हीट किया, यहां से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, यहां से पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। अगर ये पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, यहां से फिर ये गया ऊपर, यानी दिस इज ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया। P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ बनाया हमने वेपर डोम में। जब वेपर डोम में ग्राफ बनाया तो हमने कहा कि ये हमारा सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है, सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेचुरेटेड वेपर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेचुरेटेड वेपर पॉइंट है। इसका मतलब दिस इज द सेचुरेटेड लिक्विड, दिस इज द सेचुरेटेड वेपर पॉइंट। इसके ऊपर जब आप हीट करते हो तो फिर ये रीजन हमारा, ये वाला क्या कहलाता है, लिक्विड रीजन, ये वाला लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन, इसको बोलते हैं सब कूल्ड रीजन, इसको बोलते हैं वेपर डोम, और इसको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। ये वाला रीजन क्या कहलाता है, सुपर हीटेड रीजन कहलाता है, क्योंकि इस रीजन पर जब हम अपने वेपर को हीट करते हैं उसके सेचुरेटेड वेपर टेम्परेचर से ऊपर, तो वो सुपर हीटेड हो जाता है, तो वो सुपर हीटेड हो जाता है। और जब वेपर को सुपर हीट करना स्टार्ट कर देते हो, जब वेपर सुपर हीटेड हो जाता है, तो वो बिहेव करने लगता है लगभग एक आइडियल गैस की तरह। अगर आप अपने वेपर को सुपर हीट करने की कोशिश करते हो, एबव सेचुरेशन वेपर टेम्परेचर के ऊपर जाते हो, एबव इस टेम्परेचर, दिस इज द सेचुरेटेड पॉइंट, दिस इज द सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर, और इस पॉइंट के ऊपर जब जाते हो तो ये सुपर हीटेड रीजन आपका कहलाता है। और जब उसको सुपर हीट कर देते हो तो आपकी वेपर जो है वो आइडियल गैस की तरह लगभग बिहेव करने लगती है। पूरी तरह आइडियल गैस नहीं बन जाती है, बट वहां पे हम आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये मान लेते हैं कि ये वेपर सुपर हीटेड जो वेपर है ये लगभग आइडियल गैस की तरह काम करेगी। इसलिए अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं, सुपर हीटेड वेपर बिहेव एग्जैक्टली एज ए गैस, एग्जैक्टली नहीं होती है, एक मान लेते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं होती है, एज ए स्टीम, एज ऑर्डिनरी, अप्रॉक्सीमेटली एज ए गैस, लगभग उसको गैस की तरह, भी मैंने बोला ना एक सेंटेंस कि लगभग वो गैस की तरह होती है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली एज गैस, अप्रॉक्सीमेटली एज गैस, और इसीलिए हम इस पर सारी इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए स्टीम तो सैचुरेटेड तक है, यहां पर सुपर हीटेड जब वेपर है तो अप्रॉक्सीमेटली गैस हो गई, इसलिए वो अप्रॉक्सीमेटली गैस की तरह काम करेगा। उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे गैस इक्वेशन है, चाहे PV इज इक्वल टू RT की बात करें, PV इज इक्वल टू RT की बात करें, PV इज इक्वल टू mRT की बात करें, या बॉयल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ की बात करें, हम इन इक्वेशन को उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो सुपर हीटेड में है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो गैस की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह? गैस की तरह काम करने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 2 का डी इज द करेक्ट आंसर, 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर, मैंने आपको यह भी कंडीशन मैंने आपको लिखाया था, आइडियल गैस की तरह वो कब काम करते हैं, आइडियल गैस की तरह वो कब काम करते हैं, यह भी उसमें का एक पॉइंट है, यह भी उसमें का एक पॉइंट है कि आइडियल गैस की तरह वो कब काम करेंगे। देखिए अपनी उसमें, देखिए उसमें लिखाया गया है कि आइडियल गैस की तरह काम करने के लिए उनका क्या होना चाहिए, एक सर्टेन कंडीशन है, यानी अगर उनको आइडियल गैस की तरह काम कराना है तो वैक्यूम कोई कंडीशन नहीं है, हाई प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह काम करेंगे नहीं, हाई प्रेशर एंड
हाई टेम्परेचर, ठीक है, नहीं, ये भी आपको एक पर्टिकुलर लो प्रेशर पे होगा तो वो आइडियल गैस की, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर उसको आइडियल गैस की तरह काम कराना है तो वो लो प्रेशर कंडीशन पे होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, यानी लो प्रेशर होगा, ठीक है, तो वो आइडियल गैस की तरह काम करेगा। अगर वो लो प्रेशर पे होगा तो आइडियल गैस पे काम करेगा। इसलिए कहा जाता है जितनी भी गैसें हैं अगर उनको आइडियल गैस पे काम कराना है तो लो प्रेशर पे होना चाहिए, लो प्रेशर पे होना चाहिए, ठीक है। जितना लो प्रेशर पे होंगे तभी वो आइडियल गैस की तरह काम कर पाएंगे। हमने कहा था, हमने पढ़ा था कि आइडियली कोई गैस होती नहीं है, उनको आइडियल गैस हम मान लेते हैं कुछ एजम्पशंस लेकर के, कुछ एजम्पशंस लेकर के आइडियल गैस मान सकते हैं। बट उन सबको आइडियल गैस मानने का मतलब है कि आपको लो प्रेशर पे बात करना है और बहुत हाई प्रेशर पे बात नहीं कर सकते आप उसमें, ठीक है, ओके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ गैस लॉ लिमिटेड टू, मैंने कहा था कि गैस लॉ को कहां अप्लाई कर सकते हैं। गैस लॉ को हम क्या लिक्विड में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गैस लॉ को क्या हम स्टीम में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गैस लॉ को क्या हम वेपर में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वेपर में भी अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ना चला जाए। जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जब सुपर हीटेड में चला जाता है तब आप अप्लाई करने की बात कर सकते हैं, उसके अलावा आप अप्लाई करने की बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है द एप्लीकेशन ऑफ गैस लॉज आर लिमिटेड टू गैसेज एलोन, आर लिमिटेड टू गैसेस एलोन। वो केवल गैस पर अप्लाई हो सकते हैं, किसी और पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं। वो केवल गैस पर अप्लाई हो सकते हैं, किसी और पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और सुपर हीटेड स्टीम पर अप्लाई कर पाते हैं, सुपर हीटेड वेपर पर अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि सुपर हीटेड आने के बाद, सुपर हीटेड होने के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली गैस की तरह काम करने लगते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली गैस की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है, गैस की तरह काम करने लगते हैं। इसलिए वो जो सुपर हीटेड स्टीम है वो एक तरीके से गैस हो गई, इसलिए उनमें अप्लाई हो सकता है, इसलिए गैसेस एलोन की बात करता है। किसी और में गैस लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, किसी और में गैस लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, किसी और में गैस लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट एच पर, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए। एच पर बॉयल्स लॉ व्हिच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट वेयर, जहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली, यानी वेयर P, वॉल्यूम V, T आर रिस्पेक्टिवली। P का मतलब प्रेशर है, T का मतलब वॉल्यूम है, V का मतलब वॉल्यूम है और T का मतलब टेम्परेचर है ऑफ गैसियस मीडियम। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, मैंने आपको 3 वेरिएबल्स बताए थे 3 वेरिएबल्स, तीनों को अलग अलग बताया था बॉयल्स लॉ के साथ। बॉयल्स लॉ के साथ क्या क्या बताया था? बॉयल्स लॉ के साथ और चार्ल्स लॉ के साथ और प्रेशर लॉ के साथ। अगर आप तीनों की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि कुछ नहीं करना आपको, हर एक में टेम्परेचर, किसी में टेम्परेचर, किसी में प्रेशर, किसी में वॉल्यूम, तीनों को एक एक बारी बारी से आप कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मान लो तो सारी कहानी अपने आप क्लियर हो जाती है।
सारी कहानी अपने आप क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर एक में एक को कांस्टेंट मानते हो तो अगर आप एक को कांस्टेंट मानते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर माने, यानी T इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट मानते हो, T इज इक्वल टू कांस्टेंट मानते हो तो आप लोगों ने कहा था कि T इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P। भाई बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर T इज इक्वल टू कांस्टेंट तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। ऐसा नहीं है कि केवल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P कहेंगे और दूसरा नहीं कह सकते हैं। भाई चाहे इसको इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लो और चाहे इसको इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लो, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। अगर आपने T को कांस्टेंट मान लिया है तो, अगर आपने T को कांस्टेंट मान लिया है तो बॉयल साहब ने कहा था, क्या कहा था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। और इसीलिए इन दोनों से एक ही चीज निकल के आई थी कि PV इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू क्या? P2 V2। यही तो निकल के आया था ना, इसके अलावा तो दूसरा नहीं निकला था। इसका मतलब जरा इसके इक्वेशंस आप देख लो, क्या कहता है बॉयल्स लॉ, व्हिच वन इज द करेक्ट, यानी डायरेक्टली नहीं हो सकता है। T तो कांस्टेंट है तो T जिसमें है उसको तो सीधे काट दो, ये दोनों सीधे कट गए, ये दोनों सीधे कट गए, तो एक ही ऑप्शन बचा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। According to Boyle's law, for a perfect gas, एक परफेक्ट गैस के लिए बॉयल्स लॉ, अभी हमने क्या कहा कि T इज इक्वल टू कांस्टेंट, T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमने माना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P फॉर फिक्स्ड मास फिक्स्ड है, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1। P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। जरा देख लिए कौन सा ऑप्शन। पहली चीज तो उसने बॉयल्स लॉ कहा है, सीधे याद रखिए T को कांस्टेंट रखना है, तो दिस इज द करेक्ट, यानी V कांस्टेंट नहीं होगा, P कांस्टेंट नहीं होगा, यहां क्या लिखा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहां क्या लिखा है कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब T कांस्टेंट, ये दोनों नहीं होंगे, नन ऑफ द अबव की बात ही नहीं करेगा। T का अब इसको देख लीजिए, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। इसका C, क्वेश्चन नंबर 6 का C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है?
बॉयल्स लॉ क्या कहता है और चार्ल्स लॉ क्या कहता है और प्रेशर लॉ क्या कहता है। अगर यही चार्ल्स लॉ होता तो क्या कहता, एट कांस्टेंट प्रेशर कहता, एट कांस्टेंट प्रेशर कहता। अगर यही प्रेशर लॉ होता तो कांस्टेंट वॉल्यूम कह देता। यानी मैंने आपको बताया था कि एक बार टी को कांस्टेंट रखिए, एक बार पी को कांस्टेंट रखिए, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए। जब कांस्टेंट यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जब टी को कांस्टेंट कहे तो समझ लीजिए वो सिर्फ बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है। जब पी को कांस्टेंट कहे तो देखिए शायद चार्ल्स लॉ आएगा उसमें। जब वी को कांस्टेंट कहे तो प्रेशर लॉ आएगा उसमें। तो देख लीजिएगा कि वो किसके कांस्टेंट होने की बात करता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बड़ा बड़ा कहानी लिखा हुआ है। अगर आप दिमागदार होंगे, समझ रहे होंगे चीजों को, तो कुछ नहीं, एक चीज को पकड़ लेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा। अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ आर परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, यानी वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब प्रेशर लॉ नहीं होगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/278 ऑफ दियर ओरिजिनल वॉल्यूम at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade change in temperature when the pressure, this is the important line, जब क्या है, प्रेशर remains constant हो, प्रेशर remains constant हो। अब अभी मैंने बताया, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करो, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करो, यही तो बताया। जब वो टेम्परेचर की कांस्टेंट की बात करता है, जब वो टेम्परेचर के कांस्टेंट की बात करता है तो देखिए वो किसकी बात करेगा। जब टेम्परेचर के कांस्टेंट की बात करता है तो बॉयल्स लॉ की बात किया था। जब प्रेशर की कांस्टेंट की बात करता है तो किसकी बात किया था, चार्ल्स लॉ की बात किया था। जब वॉल्यूम के कांस्टेंट की बात करता है तो प्रेशर लॉ की बात करता है। इसका मतलब हुआ कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट की बात कर रहा है, मतलब जूल्स लॉ तो फर्स्ट लॉ में आएगा, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है। ठीक है, कि कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, सीधे आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन जो बता रहा है, डी ऑप्शन जो बोल रहा है, इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा। ए परफेक्ट गैस, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ए परफेक्ट गैस एक परफेक्ट गैस है जो कि इनिशियली 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यानी स्मॉल टी की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यानी T1 इक्वल टू इतना, और V1 की वैल्यू चलो V1 ही मान लो। उसने कहा था अब उसको हीट कर रहे हैं, और तब तक हीट कर रहे हैं जब तक उसकी वॉल्यूम डबल ना हो जाए, यानी 2V1 के बराबर ना हो जाए। जब तक उसका वॉल्यूम 2V1 के बराबर ना हो जाए, द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल नाउ, जो गैस का टेम्परेचर है वो क्या होगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। भाई टेम्परेचर हीट कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर पूछ भी रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि जो इसमें कांस्टेंट होगा
वो क्या कांस्टेंट होगा? वो क्या कांस्टेंट होगा? वो कांस्टेंट होगा प्रेशर। क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो आपको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? T के हो गया। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के हो गया, इसका मतलब हुआ कि आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो कि V इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट के T ले ले तो कह सकते हैं कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ऐसा ही रिलेशन निकल के आएगा। V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। V1 बाई यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो यही आएगा। V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। हमसे क्या पूछा है? हमको जरा T2 पूछा है, तो हम कोशिश करें T2 हमारा ऊपर रहे। T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई V1। T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई V1। एक गलती मत करना, गलती से भी गलती मत करना। जो ये लॉ है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सबके सब हैं। अगर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैं तो जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो T1 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कैपिटल T1 में चेंज करिए, क्योंकि यहां देखिए कैपिटल T1 ही लिखा है और कैपिटल T1 में चेंज करने का मतलब 273 जोड़ना पड़ेगा प्लस 27, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। अगर ये 300 केल्विन हुआ तो T2 आपसे पूछा है, T1 की वैल्यू 300 पुट करिए, V2 की वैल्यू 2V1 के इक्वल है, V1 यहां पे है, V1 V1 कैंसिल आउट, यानी T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 600। ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हैं तो T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन माइनस 273। कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7, ठीक है बच्चा। 9 में से 7 गए 2, ठीक है। 5 में से 2 गए 3, 327, ये स्मॉल T2 हो जाएगा। इतने डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मेरे माइनस करने में कहीं गलती नहीं है तो इसका मतलब 327 इसका आंसर आना चाहिए। अब आप मिला लीजिएगा, A 270 नहीं होगा, 540 नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इन्होंने स्मार्टली ऑप्शन नहीं बनाया। अगर ये ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाए होते, मैं अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन बनाता तो कैसे बनाता आपको दिखाता हूं। मैं अगर इसके ऑप्शन बनाता तो मैं ऑप्शन ए 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक जरा आप जो ब्लंडर कर सकते थे इसमें, वो क्या कर सकते थे? जो ब्लंडर कर सकते थे वो कर सकते थे कि यहां 27 रहने देते, टेम्परेचर को यूनिट ना चेंज करते। जब टेम्परेचर की यूनिट चेंज नहीं करोगे
तो T2 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 2V1 डिवाइडेड बाई V1। V1 से V1 कैंसिल आउट, और जब V1 से V1 कैंसिल आउट तो T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 27, और 2 इंटू 27 का मतलब 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, तो T2 इज इक्वल टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ऑप्शन बी देता 54 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी देता 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी देता कुछ भी 729 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ आप, जब ये ऑप्शन होंगे, अगर आपने ये गलती किया है, उसको यूनिट नहीं चेंज किया है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में नहीं ले गए हैं, आपने ये गलती किया, लगाया और आपको 54 दिखा, यहां 54 दिखा, आपने कहा यस आंसर इज मैच, आपने टिक कर दिया, बट वो आंसर तो गलत है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में उतना नहीं आने वाला। दूसरा, आपने यूनिट ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा अगर 600 लिखोगे तो 600 केल्विन होगा, लेकिन मैंने यहां 600 भी लिखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कुछ लोग यस 600 आया, कहीं 600 दिख रहा यहां है, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन में है, तो आपको कंफ्यूज करने के ऑप्शन है, आप कंफ्यूज करोगे। तीसरा तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, बट करेक्ट आंसर इज दिस 327 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर ब्लंडर कर सकते हो तो ये हो सकता है, ब्लंडर कर सकते हो तो यूनिट का ध्यान ना दिए तो ये हो सकता है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या करने जा रहे हो। जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम उन क्वेश्चन को क्या करना है, उसके टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है, क्योंकि सारे आइडियल गैस इक्वेशंस वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हैं, एब्सोल्यूट की बात करते हैं, इसलिए सब में एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे, यानी केल्विन की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए अपने आप, सब लोग सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आएगा। इसमें लिख भी दिया है, एक आइडियल गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट करते हैं, 27 पर अगर हीट करते हैं तो टिल द वॉल्यूम बिकम 3 टाइम्स, अब की बार वॉल्यूम को 2 की जगह 3 टाइम्स कर दिया है। फिर से अगर आप यूनिट नहीं चेंज करोगे तो फिर गलती होगी। सबसे पहला काम T1 इज इक्वल टू 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन, यानी 300 केल्विन। ये करना मत भूलना, जब तक यूनिट चेंज नहीं करेंगे। अगर आप, मैंने बताया ना, अगर मैं इसके ऑप्शन बनाता, मेरे ऑप्शन आप पकड़ नहीं सकते थे, आपको लगता मैं कितने लोगों के क्वेश्चन गलत करा देता। मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने स्मार्टली ऑप्शन नहीं बनाए हैं। अगर T1 मैंने अभी आपको दिखाया, फिर से दिखाता हूं एक बार, T1 इज इक्वल टू 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन, ठीक है। और मैंने कहा कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, यही होगा, यानी T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1, V2 डिवाइडेड बाई V1। और T2 की वैल्यू निकालना है, T1 की वैल्यू 300 है, T1 की वैल्यू 300 है, इज इक्वल टू V2 की वैल्यू 3V1 के बराबर है, V1 यहां पे है, V1 कैंसिल आउट, यहां से 300 को उधर ले जाइए, T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 300 यानी 900 केल्विन आया। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करिए, जब डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो स्मॉल T2 इज इक्वल टू 900 माइनस 273, इसको माइनस करेंगे तो आप देखिए 627 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आएगा।
627 निकल के आएगा। अब अगर मैं इसको ऑप्शन देता, ऑप्शन इसके देख लीजिए, 627 दिख रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में। देखो इन्होंने इसमें जो मैंने पिछले वाले में दिया था ना, कहानी किया था, वो बुद्धिमानी इन्होंने यहां पे दिखाया है, वो बुद्धिमानी इन्होंने यहां पे दिखाया है। मैंने आपको बताया कि आप दो गलतियां कर सकते हो। पहली गलती क्या कर सकते हो कि इसको केल्विन में चेंज ही ना करो। जब केल्विन में चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, केल्विन में चेंज नहीं करोगे आप, अगर केल्विन में, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया जो मैंने सॉल्व किया, अगर केल्विन में चेंज नहीं करोगे तो T2 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू 27 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू 3V1 डिवाइडेड बाई V1, V1 कैंसिल आउट। T2 इज इक्वल टू कितना है, 7 21, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी 87 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आपको लगेगा अगर आपने ये गलती किया, आपका 81 आया, आप तुरंत ऑप्शन देखने भागते हो। आपको पहले ही नंबर पे ये ऑप्शन रखा है, आपने जल्दी से टिक कर दिया, यस ऑप्शन तो मैच कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है। अगर ऐसा किया तो कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। दूसरा मैंने आपको कहा कि आपको 900 T2 इज इक्वल टू 900 निकाला, फिर तुरंत आप यूनिट को ध्यान नहीं दिए, फिर तुरंत ऑप्शन की तरफ कुछ लोग भागेंगे। जिन्होंने यहां चेंज भी कर लिया वो तुरंत 900 देखने के बाद ऑप्शन कोई मिल रहा, यस 900 डिग्री सेंटीग्रेड देखा, ऑप्शन टिक किया। लेकिन यहां यह देखना मेरे भैया कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। अगर ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, यहां पे आपने केल्विन में निकाला हुआ है, अगर केल्विन में निकाला है, अगर यहां केल्विन होता तब तो ये ऑप्शन सही होता, बट डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बट फिर भी लोग गलती करेंगे, ब्लंडर करेंगे, इतना बताने के बाद भी आप गलती करोगे। और जो आपने फाइनली निकाला था वो है 627 डिग्री सेंटीग्रेड, 627 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप गलतियां ये कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, दूसरी गलती आप ये कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही तो समझाने की कोशिश किया था, देखो ना मैंने यही ऑप्शन बनाए थे 654। बिना क्वेश्चन अगला वाला देखे कि ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन बन सकते हैं, और अगले वाले क्वेश्चन में वही रखा हुआ है, अगले वाले क्वेश्चन में वही रखा हुआ है जो मैंने आपको पिछले वाले में सावधान किया था। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा यह चीज भी जरूर ध्यान देना कि वो क्या कहना चाह रहा है, कौन सी बात बोल रहा है, ये हो नहीं सकता है। यानी दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर है? अब ये ब्लंडर मत करना जो इन्होंने यहां पे होशियारी दिखाई है ऑप्शन बनाते समय, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट। तो ये गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूं, ऐसी गलतियां आपसे होनी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो फिर वो ब्लंडर है, तो फिर वो ब्लंडर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये तो सीधे फार्मूला है, मैंने आपको बताया भी था, देखिए पीछे लिखाया था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको सीधे लिखाया था, पीछे बताया भी था कि अगर आपको एच पर सेस लॉ या इसी को प्रेशर लॉ भी कहते हैं, व्हिच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, पीटी इज द प्रेशर एट टेम्परेचर टी एंड पी नॉट इज द प्रेशर एट टेम्परेचर डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था कि अगर ऐसा कहीं हो, रिमेंस कांस्टेंट रखना हो, तो याद रखिएगा पीटी इज इक्वल टू पी नॉट, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस टी अपान 273, टी अपान 273। ये मैंने आपको सीधे फार्मूला है, ये मैंने आपको बताया था, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी नोट्स में अवेलेबल है, आपकी नोट्स में अवेलेबल, ये नहीं है, ये नहीं है,
ये नहीं है, ये वाला है। ये सीधे मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस T अपान 273, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू गैसेस लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, पहली चीज इस लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, V कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम बताया था। अगर ये तीनों की बात करता है, अगर ये तीनों की बात करता है तो पहले में टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में। प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में। वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होता है, प्रेशर लॉ या गैलिलियोस लॉ, यानी इन लॉ में कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम कहते हैं कि हमारा जो गैसेस लॉ है उसमें जो परफेक्ट गैस है, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें, क्योंकि ऊपर तो दिया नहीं है, ऊपर दिया है गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एच एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब केवल टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करता है, लेकिन आगे कब होगा, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तब वो लाएगा। तो वो यहां तक तो सही है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये आधा स्टेटमेंट है। पूरा स्टेटमेंट हमें चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज प्रेशर लॉ। इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट तो हम लोग उसमें मानते हैं, किसमें, बॉयल्स लॉ में मानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस लॉ की बात करता है तो C इज द करेक्ट आंसर होगा। C इज द करेक्ट आंसर का मतलब हुआ कि इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा प्रेशर, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, C इज द करेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से वही, केवल क्या चेंज है, थोड़ी सी बात चेंज किया उसने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन दिस लॉ। इस लॉ पे कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। जस्ट अभी मैंने बताया वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन दिस क्वांटिटी, इन दिस लॉ। वो कौन सी क्वांटिटी है भाई, टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, प्रेशर चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, वेट सब में कांस्टेंट होता है, वेट का मतलब मास, ठीक है। जो कांस्टेंट है दैट इज द वॉल्यूम, यानी B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। B क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाले में मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि B क्या होगा, B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following laws is applicable for the behavior of a perfect gas? For the behavior of a perfect gas. भाई हमने बॉयल्स लॉ भी परफेक्ट गैस के लिए ही पढ़ा था, चार्ल्स लॉ भी परफेक्ट गैस के लिए पढ़ा था, ठीक है, गेल लॉ भी यानी इसी को प्रेशर लॉ भी बोलते हैं, उसी के लिए पढ़ा था, यानी ये तो अप्लीकेबल है परफेक्ट गैस के लिए, ये भी चार्ल्स लॉ अप्लीकेबल है परफेक्ट गैस के लिए, ये लॉ भी अप्लीकेबल है परफेक्ट गैस के लिए, इसका मतलब ये तीनों अप्लीकेबल हैं, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट यानी इसके सभी ऑप्शन सही हैं, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ सबके सब अप्लीकेबल हैं, इसलिए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में 13 में डी हमारा सही ऑप्शन है, डी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following is law of perfect गैस? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट है क्वेश्चन. अब उसमें ऊपर सेंटेंस थोड़ा सा बदला है, अप्लीकेबल लिख दिया है, यहां पे वही है, यानी बॉयल्स लॉ भी होगा, चार्ल्स लॉ भी होगा, ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट क्योंकि सभी अप्लीकेबल होंगे. डी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि सभी अप्लीकेबल होंगे, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर यू या आर बार कुछ भी बोलो आप, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ एक गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसका किसका प्रोडक्ट होता है. मैंने कहा था द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू आर बार डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, आर बार डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट. अगर ये इन दोनों का है, उसने कहा है कि आर बार किसका किसका प्रोडक्ट है, तो आर बार इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड मॉलिक्यूलर वेट. आर का मतलब गैस कांस्टेंट, आर का मतलब गैस कांस्टेंट हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, यह मैंने आपको बताया था. क्यों? क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, हर एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, ठीक है, सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है. कहने का मतलब है कि आर बार इज इक्वल टू आर इंटू मॉलिक्यूलर वेट. आर इज द गैस कांस्टेंट, एम इज द मॉलिक्यूलर वेट. अब देख लो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आर बार ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट यानी एम ऑफ द गैस एंड गैस कांस्टेंट. अब ऑप्शन देखिए, स्पेसिफिक हीट नहीं, स्पेसिफिक हीट नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन ए में गैस कांस्टेंट है, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ए ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी इस क्वेश्चन को या ऐसी चीजों को याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है.
बहुत लोग भूल जाते हैं कि दो गैस का दो हैं, एक को आर कहते हैं, दूसरे को आर बार या आर यू कहते हैं। आर बार या आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये दोनों यानी दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह सही है, यूनिवर्सल का मतलब सब जगह एक ही है, कुछ चेंज नहीं आएगा। जैसे आप पढ़ते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी। कैपिटल जी हर जगह सेम है, स्मॉल जी पृथ्वी पर कुछ और है, चंद्रमा पे कुछ और है, यही तो पढ़ते हैं। वही चीज यही यहां पे है। तो ये गैस कांस्टेंट कोई पूछे तो इसकी वैल्यू अलग होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कोई पूछे तो इसकी वैल्यू अलग होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 16, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। मैंने आपको टेबल बताया था एक, और उसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था जूल में, जो कि हर जगह सेम है, जो कि हर जगह सेम है। मैंने कहा था किलो जूल में अगर करना है तो उसमें 3 अंक के पहले डिसिमल लगा दो, यानी दशमलव लगा दो। जब 3 अंक के पहले आप दशमलव लगा देंगे, 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो फिर वो किलो जूल में हो जाएगा, किलो जूल पर केजी मोल इंटू केल्विन। इसलिए अगर जूल में होगा तो 8314 होगा, अगर किलो जूल में होगा तो यहां लगा दो, यानी 8.314 किलो जूल पर मोल इंटू केल्विन, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, गलती से भी मत भूलना। क्लियर है? ठीक है, ये आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, ये टिप पे होना चाहिए, ये कभी चेंज नहीं होता, इसको आपको याद रखना है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, पर केजी मोल केल्विन आपको याद रखना है, ठीक है। यानी 8.314 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। भैया मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो ये आप ही निकालोगे, आपको सबका पता है किसका मॉलिक्यूलर वेट लिखाया भी है। देखिए टेबल आपको लिखाई गई है, एक टेबल है आपके पास, देखिए एक टेबल है आपके पास सबके मॉलिक्यूलर वेट की। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट। आप सबका यह देखना है कि किसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम है। अगर वो हाइड्रोजन की बात करता है तो H2, और एक मॉलिक्यूल का वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2 = 2, यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन की बात करता है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का मतलब N2, ऑक्सीजन का मतलब O2, मेथेन का मतलब आप जानते हैं CH4, ठीक है। अगर आप मेथेन की देखते हैं तो CH4, उसमें एयर का भी था, मैंने बताया था लगभग 29 होता है एयर का, क्योंकि बहुत सी चीजें नाइट्रोजन का एक का होता है 14 × 2 यानी 28, ठीक है। ऑक्सीजन का एक का होता है 16, O2 का मतलब 2 यानी 32, ठीक है। इसी तरह CH4 का निकाल लीजिए, कार्बन का 12 और उसका H का 1 × 4, तो हाइड्रोजन ही 4 है अपने आप में, तो ऐसे ही ज्यादा हो गया वो। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। देख लीजिए, मिला लीजिए, यहां पे ये टेबल भी आपको दी गई है, टेबल भी आपको दी गई है, यहां से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी सी इज द करेक्ट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मास पूछा है, मिनिमम का मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
हाइड्रोजन से कम नहीं है किसी का, ठीक है, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट यानी एयर की बात कर रहा है, ठीक है, एयर की बात कर रहा है। तो एयर का गैस कांस्टेंट एयर का गैस कांस्टेंट अगर आप किलो जूल में बात करेंगे तो 0.287 होता है किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और अगर आप किसकी बात करते हैं, जूल में बात करते हैं, तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर किलो जूल में बात करेंगे तो 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर इसी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 0.287 मल्टीप्लाइड 1000 दैट इज इक्वल टू 287 जूल पर केजी केल्विन, पर केजी केल्विन, ठीक है। और इसको निकालना बहुत आसान है, इसको निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है उसमें आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट 29 होता है, वहां से कैलकुलेट करके निकाल दीजिए एयर का, तो 0.287 ये आपको याद होना चाहिए, टिप पे ये भी होना चाहिए, ये एयर का पूछता है। तो एयर का 287 किलो जूल में, जूल में 0.287 किलो जूल में, और जूल में 287, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 287 किलो जूल पर केजी, यानी दिस इज द करेक्ट। ये आपको याद होने चाहिए, ये डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए। एयर को सिंपल सा आइडियल गैस मान के चलते हैं। जब हम गैस मान के चलते हैं तो उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर उसका एक का पर्टिकुलर सीपी सीवी गामा, ये फिक्स है ना, सीपी सीवी 1.005, सीवी 0.781, गामा 1.4, तो गैस के लिए तो लेते हैं, तो पर्टिकुलर एक गैस के लिए अगर आप कहते हैं तो आर की वैल्यू भी फिक्स होती है, यानी उसको आप ये कहेंगे। नेक्स्ट, ए गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू, मैंने यहां पे नहीं बताया, आगे बताऊंगा। मैंने कहा गैस के दो स्पेसिफिक हीट होती हैं, जब मैं हीट पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा, इसलिए मैं यहां एक्सप्लेन नहीं किया इसको, बट इसका आंसर बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन आगे आएगा जब हम हीट और वर्क और हीट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो दो स्पेसिफिक हीट होती हैं, एक को बोलते हैं सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट, और दूसरे को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट, और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बोलते हैं। आर इज द गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, दो स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस होता है, उसी को गैस कांस्टेंट कहा जाता है। दो स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है, उसी को गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो वहां पूरा डिटेल में इसको देखेंगे, इसलिए मैं केवल इसका ऑप्शन बता के आगे निकल जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, डाल्टन लॉ की डिफिनीशन आपको पता है कि डाल्टन लॉ क्या होता है। डाल्टन लॉ कहते हैं, यानी देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, ये मिक्सचर ऑफ द गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, उन सब का पार्शियल प्रेशर जो होता है उसको सम कर दो, टोटल P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, वही उसका आंसर होता है। यानी अगर आप इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस की बात करेगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसकी सीधी डिफिनीशन है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये भी आपने फ्लूइड में पढ़ा था, मैंने यहां पे आपको कहा था कि इसको पढ़े फ्लूइड में, ये क्वेश्चन यहां पे पढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा इसको, जो चार्ल्स लॉ ये है नहीं, ये आपका लॉ है नहीं, जूल्स लॉ फर्स्ट लॉ है, तो एक ही बचता है जिसको अवोगाद्रो लॉ कहते हैं, यानी दिस इज द अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ कहता है कि जो भी सेम टेम्परेचर या प्रेशर पे कंटेन है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ। ये अवोगाद्रो की बात करेगा, इसलिए हम लोग उसकी बात करते हैं, यानी दिस इज द अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस, मैंने बताया था, लिखाया है, लेकिन इसका डिटेल मैं फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन का डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। बट याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस, इसमें लिखा होगा कहीं ना आइडियल गैस, आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, किसी और का फंक्शन नहीं होती है, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका डिटेल हम आगे चलेंगे, देखेंगे वहां पे। नेक्स्ट, which law state the change in internal energy of a perfect gas directly proportional to change in temperature? बॉयल्स लॉ हो नहीं सकता, चार्ल्स लॉ हो नहीं सकता, गैल-लुसास लॉ हो नहीं सकता, गैल-लुसास लॉ यानी प्रेशर लॉ हो नहीं सकता। एक ही बचता है जो कि है, जिसका नाम है जूल्स लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ में आएगा, वहीं पे हम लोग देखेंगे। इंटरनल यानी जो भी एनर्जी की बात करता है वो फर्स्ट लॉ ही करता है, इसलिए वहां पे हम इसको और डिटेल से देखेंगे। यहां पे ये पड़ा हुआ है इसलिए मैंने इसको बता दिया, तो इसका डी ऑप्शन होगा। बाकी डिटेल हम वहां पे देख लेंगे, बाकी डिटेल हम वहां पे देख लेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अभी तो जस्ट बताया इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला इसका उल्टा लिखा था, इसके ऊपर वाला इसका उल्टा लिखा था। इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। कौन लॉ बताता है? बॉयल्स लॉ नहीं होगा, नहीं होगा। अरे इसमें तो बहुत से लॉ है, इसमें से कोई एक लॉ होगा जो बताएगा, जिसका नाम है जूल्स लॉ यानी फर्स्ट लॉ। वहां पे आएंगे तो सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वहां पे डिटेल देखेंगे, ये वहां का क्वेश्चन है, यहां होना नहीं चाहिए, इसको यहां पे इनको नहीं होने चाहिए, इनका डिटेल हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पड़ा हुआ है तो देख लीजिए, बट इसका डिटेल हम वहीं पे देखेंगे। मैंने कहा था अगर आइडियल गैस की एंथैल्पी है तो सिर्फ किसका फंक्शन होगी? टेम्परेचर का फंक्शन होगी। सिर्फ किसका फंक्शन होगी? टेम्परेचर का फंक्शन होगी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ये नोट मैंने लिखा दिया था आपको, बट इसका डिटेल मैं आगे बताऊंगा जब सेकेंड लॉ बताऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका डिटेल मैं वहीं पे बताऊंगा, यहां बताऊंगा तो फिर अभी बहुत समझ में नहीं आएगा, बट वहां फिर से ये पूरा आएगा, तो वहां पे जब सेकेंड लॉ आएगा वहां पे इसकी बात हम लोग करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? बार बार वही क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, आइडियल गैस है तो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ये कौन बताता है? फॉर किसके लिए है? फॉर ए परफेक्ट गैस ओनली, फॉर ए परफेक्ट गैस ओनली, फॉर ए परफेक्ट गैस ओनली। सिर्फ परफेक्ट गैस की बात करेगा और किसी की बात नहीं करेगा। सैचुरेटेड स्टीम की बात कहेगा, सब गैस की बात नहीं करेगा, वाटर की बात बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ परफेक्ट गैस की बात करेगा। उसकी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, वो बात करेगा कौन? परफेक्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 एक सिंपल सा देख लीजिए। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल टू, देख लीजिए क्या कह रहा है वो, आइडियल गैस, मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस एंड वेपर, मिक्सचर ऑफ वेपर। तो भैया ये सारे के सारे लॉ गैस की ही बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करते हैं, किसी और की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस, जो रिएक्टिव ना हो, जो रिएक्टिव ना हो, इसलिए उसमें P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आएगा। इसलिए मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस, मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस, ये पढ़े हैं आप, मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस। क्लियर हुआ? इसके लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने 4 क्वेश्चन, मैंने कहा उनको डिटेल से हम लोग जब फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे उनको क्या कैसे होता है। जब हम हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर शुरू करेंगे तो उसके आगे की चीजें हुए देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27 एंड एक चैप्टर के क्वेश्चन आपके हो गए हैं।
क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आंसर इसके समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती, कोई कंफ्यूजन होता, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, बट कुछ क्वेश्चंस लास्ट में है, उनको मैंने कहा बाद में कराऊंगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।